Hi guys, welcome to Law and More. This is Chandni Malhotra and it's my third video on the topic Supreme Court of India. So in case guys you've not watched part 1 and part 2, I would seriously recommend you to first go through those videos so that you can better appreciate what I'm trying to explain here, because I followed a particular chronology of events in the video. So unless of course you know about the history and then Article 124 clause 1, 2 and 3, क्लॉज 4 नॉट वुड रियली मेक सेंस टू यू, तो पहले आप वो वाली दोनों वीडियोज देख लीजिए एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो. सो in the previous videos we've talked about article 124 clause 1, 2 and 3 कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा अपॉइंटमेंट के लिए. तो हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या दिया गया है, उसके बाद व्हाट वाज द प्रैक्टिस दैट वाज बीइंग फॉलोड फॉर सो मेनी इयर्स. उसके बाद 1993 में कोलिजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जिससे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अभी तक हो रहा है, फिर उसको कब कब चैलेंज किया गया. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट 3 जजेस केस. I in fact discussed with you even the 4th judge's case, right? So we tried to cover all of that, and I also gave you different examples of different judges as to their career, as to their growth from being a high court judge to being a supreme court judge, yeah, from being an advocate to the supreme court judge. So we try to discuss a lot of things. So similar approach I will try to carry forward with rest of the supreme court discussion. तो आगे बढ़ते हैं. फिर तो हम क्लॉज 4 पढ़ेंगे आर्टिकल 124 का. क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 जो है वो रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज बताता है. तो अब हम ये जान चुके हैं कि वो जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं. अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप रिमूव कैसे करेंगे. आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 से पहले मैं आपको क्लॉज 5 बताना चाहूंगी. ठीक है, क्लॉज 5 2 ग्राउंड्स बताता है जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से रिमूव कर सकते हैं. तो रिटायरमेंट एज जो है सुप्रीम कोर्ट जज की वो 65 है. तो वो कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनको किन 2 बेसिस पे उनके पद से रिमूव किया जा सकता है. वन इज द प्रूव्ड मिसबिहेवियर. तो अगर ये प्रूव हो जाए कि उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ऑफ बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज उसको मिसयूज किया या कुछ ऐसा मिसबिहेवियर किया है उस पोस्ट पे रहते वक्त जिससे उनको अब सुप्रीम कोर्ट का जज आगे नहीं बना रहना चाहिए, राइट. सो इन सच अ केस इट इज़ वन ऑफ द ग्राउंड जिसपे आप सुप्रीम कोर्ट को के जज को उनके पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं. सेकेंड इज इनकैपेसिटी. तो अगर जज के साथ ऐसा कुछ होता है, इट कुड बी द मेंटल इनकैपेसिटी, इट कुड बी द फिजिकल इनकैपेसिटी, जिससे कि जो वो जज है वो अपने फंक्शंस को फर्दर डिस्चार्ज नहीं कर सकते. तो इन 2 ग्राउंड्स पे जो राष्ट्रपति है, माइंडेड राष्ट्रपति ही जजेस को अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति के नाम पे ही उनका रिमूवल भी होगा. सो माइंडेड इन दीज 2 केसेस, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ऑफ अ जज, द प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, और वो कैसे ऑर्डर करेगा उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि क्लॉज 4 में दिया गया है. अब हम क्लॉज 4 को पढ़ते हैं. क्लॉज 5 में हमने 2 ग्राउंड समझ लिया और प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ऐसा एड्रेस दे सकते हैं कि भैया इसमें से कोई एक ग्राउंड पे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल रहे हैं. अभी जब ये प्रेसिडेंट ये एड्रेस कर रहे हैं, चाहे वो पहले लोकसभा को करे चाहे वो पहले राज्यसभा को करे, डजेंट मैटर, उस सिचुएशन में उस एड्रेस करने से पहले एक फॉर्मेलिटी है. इट्स लाइक द प्रोसीजर विच नीड्स टू बी फॉलोड. आर्टिकल 124 बोलता है कि जो प्रोसीजर है वो डबल फोल्ड है. अब वो डबल फोल्ड प्रोसीजर में पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि जो भी वो हाउस है, चाहे वो पहले लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसकी जितनी भी टोटल मेंबरशिप है उसका सिंपल मेजॉरिटी प्रेसिडेंट की बात को सपोर्ट कर रही है. तो मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि टोटल मेंबरशिप जो है उस हाउस की 50 है, तो उसका सिंपल मेजॉरिटी कितना हो गया, 26. तो अगर 26 लोग उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो पहला पड़ाव पार हो गया. दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है जिस दिन प्रेसिडेंट जो है ये मोशन कर रहा है कि भैया हमें जज को रिमूव करना है, तो जितने लोग उस दिन प्रेजेंट है और जो लोग वोट कर रहे हैं उसका 2/3 लोग प्रेसिडेंट की बात के फेवर में वोट कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल उस दिन से 50 तो टोटल मेंबरशिप है, मान लो उस दिन 30 लोग सदन में प्रेजेंट है, तो 30 का 2/3 क्या हो गया, 20. तो उस दिन 20 लोग प्रेसिडेंट के फेवर में बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है. तो दोनों पड़ाव पार हो गए. तो जो टोटल मेंबरशिप है उसमें सिंपल मेजॉरिटी पास करेगी और जो उस दिन लोग प्रेजेंट और वोट करे उसका 2/3 मत जो है वो प्रेसिडेंट की बात के फेवर में है. इन सच अ केस सुप्रीम कोर्ट के जज को
दोनों में से किसी भी एक ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है. एज सिंपल एज दैट. सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर एज टू हाउ यू कैन रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज. 2 grounds वी हैव, इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर. कैसे होगा? उसके लिए दोनों सदनों में वोटिंग होगी. वोटिंग कैसे होगी? 2 लेवल पे होगी. उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उस हाउस को एड्रेस करेगा. अब वो एड्रेस कैसे करेगा, वो एड्रेस का प्रोसीजर क्या होगा, वो सब पार्लियामेंट तय करता है, राइट. अब ऐसे सबसे पहले कौन से सुप्रीम कोर्ट जज थे जिनको ऐसे रिमूवल फेस करना पड़ा था? सो इट वाज जस्टिस रामास्वामी एंड ही हैड टू फेस दिस रिमूवल प्रोसीजर. बट उनके अगेंस्ट इतने वोट इकट्ठे नहीं हो पाए थे पार्लियामेंट में. जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, डबल प्रोसीजर जो है वोटिंग का, तो उतने इनफ वोट्स उनके रिमूवल के फेवर में नहीं थे, right? So that ways he could not be removed. उसके बाद similar situation had happened with a Calcutta High Court judge also, Justice Soumitra Sen, 2011 में. तो उनके अगेंस्ट भी इस तरीके से रिमूवल प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई थी. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क आउट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 124. इट टॉक्स अबाउट ओथ. तो इट सेज जैसे ही किसी का अपॉइंटमेंट होता है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, क्वालिफिकेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 वीडियो में. तो जैसे ही कोई बंदा, किसी का अपॉइंटमेंट हो गया कि अब आपसे सुप्रीम कोर्ट जज बन गए हैं, तो वो अपना कार्यभार संभालने से पहले, बिफोर एंटरिंग द ऑफिस, ही हैज़ टू टेक एन ओथ. अब वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको ओथ कौन दिलाता है? आर्टिकल की लैंग्वेज क्या है, पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ, फिर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसका एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे. इट सेज एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट शाल बिफोर ही एंटर्स द ऑफिस. तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? इट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के सामने या कोई अगर इंसान जिसको प्रेसिडेंट ऑथराइज करता है उनके सामने ओथ लेंगे. अब वो ओथ क्या होती है? ओथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में मेंशन है. कॉन्स्टिट्यूशन के 3री अनुसूची में मेंशन्ड है कि वो जो ओथ है उसका कंटेंट क्या होगा. इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट क्लैरिफाई इट फॉर यू. सो हमारा जो 3rd शेड्यूल है उसमें भी अलग अलग फॉर्म्स मेंशन्ड है. तो जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग टाइप की ओथ है. तो जो सुप्रीम कोर्ट के जब आप जज बनते हैं तो 3rd शेड्यूल का फॉर्म 4th है. वो बताता है कि किस तरीके से आप जो है ओथ लेंगे. इसमें जो ओथ का जो कंटेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके लिए सेम कंटेंट है. सो बेसिकली इट्स मेंशन्ड हियर इन पार्ट 4. ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो ओथ लेंगे उसमें वो ये बोलते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति फेथ एंड अलीजियंस बियर करेंगे. अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे. सो इस बेसिकली इस चीज़ की ओथ ली जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा. अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल में आ जाएंगे. जैसे हमने पहले भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करे थे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यूजुअली सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही बनते हैं. तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है तो उनको जो ओथ है प्रेसिडेंट दिलाते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट इन केस अवेलेबल नहीं है तो कोई और ऑथराइज्ड बंदा भी दिला सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ दिलानी है तो वो प्रेसिडेंट नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही उनको ओथ दिला देते हैं. तो CJI के लिए द प्रेसिडेंट और जो बाकी सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो दैट्स हाउ things work out in terms of oath. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्लॉज 7. क्लॉज 7 क्या बोलता है? नो पर्सन हु held office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court before any authority within the territory of India. मतलब अगर आप एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं तो अगर या तो आपका रिमूवल हो गया या तो आप रिटायर कर गए हैं, आप उसके बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज अ वकील. ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी ट्राइब्यूनल ही क्यों ना हो. आप एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, आप उसके बाद अपनी वकालत नहीं कर सकते, आप कहीं पे प्लीड नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 124. अब हम आते हैं आर्टिकल 125 पे. 125 जो है वो सैलरी की बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी वगैरह क्या होगी. सो इट वेरी क्लियरली सेज कि जो सैलरीज हैं वो पार्लियामेंट ही बताएगा कि भैया हमको कितना पैसा मिलना चाहिए. और जब तक पार्लियामेंट क्लियरली नहीं बताता तो उसके लिए संविधान का जो 2nd शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची है, वो बताएगी. तो दूसरी अनुसूची अगर हम 2nd शेड्यूल को खोलेंगे उसमें क्लियरली लिखा है कि क्या सैलरी होगी चीफ जस्टिस की, क्या सैलरी होगी बाकी
So very simple, whatever second schedule says, that will be the salary, that will be the pensions and other allowances of the Supreme Court judges. ठीक है. अब सेकेंड स्केड्यूल को भी जब आप ओपन करके देखेंगे तो इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स है. जैसे अभी मैंने आपको थर्ड स्केड्यूल कराया, थर्ड स्केड्यूल में मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो ओथ लेंगे वो क्या ओथ लेंगे. तो उसी सेकेंड स्केड्यूल में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स की ओथ लिखी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर क्या ओथ लेंगे, प्रेसिडेंट क्या ओथ लेंगे. तो सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी मेंशन थी. वैसे ही अगर आप सेकेंड स्केड्यूल को देखेंगे, इसमें भी अलग अलग पोस्ट के लिए मेंशन किया गया कि इनकी सैलरी कितनी होगी, इनकी सैलरी कितनी होगी. तो अगर हम स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो उसके लिए अपने पास पार्ट डी बताता है प्रोविजंस एज टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स की उनकी कितनी सैलरी होगी, क्या बाकी अलाउंसेस मिलेंगी, क्या बाकी उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होंगी. राइट. इसी में फर्दर ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 125 में कि जो भी इनकी सैलरी होगी या जो भी इनको अलाउंसेस मिलेंगी, एक बार उस जज की नियुक्ति होने के बाद आप उसमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं कर सकते जो कि उनके अगेंस्ट जा रहा है, जो कि अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट है. इसका मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स यू कैन मेक द चेंजेस इन द सैलरी, आप उनकी सैलरी बढ़ा सकते हो, बट आप उनके डिसएडवांटेज नहीं कर सकते, मतलब उनकी सैलरी कम नहीं कर सकते. तो कोई भी चीज़ जो है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपने जितनी बोली थी आप उसको चेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ उसको बढ़ा सकते हो, बट नॉट कि आप उसको घटा सकते हो. इट शुड नॉट रियली एक्ट एज पर द डिसएडवांटेज. कूल. ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 125. आर्टिकल 126 क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस. वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किस प्रावधान में होता है, कब होता है और कैसे होता है. सो एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब ये है दैट ही इज जस्ट एक्टिंग, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है. तो दो सिचुएशन में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है. वन, जब आपके पास चीफ जस्टिस की पोस्ट खाली हो, वेरी सिंपल. ठीक है. तो जब मान लो एक चीफ जस्टिस ने रिटायर किया, अभी तक दूसरे का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, या एक की सडन डेथ हो गई, जिसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि देयर वर 2 जजेस जो कि अपने कार्यकाल के दौरान ही who died, जस्टिस कानिया एंड देन जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी. राइट. तो इस सिचुएशन में जब तक नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट नहीं होता तो आपको कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस चाहिए होता है. तो द 2 सिचुएशंस वेयर यू नीड एक्टिंग चीफ जस्टिस इज 1, जब चीफ जस्टिस का ऑफिस वेकेंट हो. सेकेंड, चीफ जस्टिस हैं लेकिन वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते, असमर्थ है. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सम फिजिकल डिसेबिलिटी, में भी उनकी तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कॉमा में चले गए. तो इन 2 सिचुएशन में प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस सुप्रीम कोर्ट में से किसी और जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दे. यू हैव टू बी वेरी क्लियर. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया भी हुआ है कभी. आई रेड दिस क्वेश्चन. उसमें यह है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस इसमें से किसको बनाया जा सकता है? Senior most Supreme Court judge, retired Supreme Court judge, you can get different options. So you have to keep in your head, ज़रूरी नहीं है कि वो senior most judge ही हो. इस आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा कि कोई senior most judge को ही आप acting chief justice बनाएंगे. ये बोलता है प्रेसिडेंट जो है किसी भी जज को उस कोर्ट में से एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं. आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू. कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट. किस 2 कंडीशंस में करेगा? हमने कर लिया. किसको बना सकते हैं? सिर्फ किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज को. वो कोई भी हो सकते हैं, आप इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते. ऑलरेडी डिस्प्यूट में 1-2 बार आया हुआ है हाई कोर्ट लेवल पे स्पेशली, कि जैसे कोई अगर यू नो देयर समबडी, तो सीनियरिटी रूल को जो है इग्नोर करके किसी और जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया. यू कैन नॉट डिस्प्यूट इट बिकॉज संविधान कहीं नहीं कहता कि आप एक सीनियर मोस्ट को ही बनाओ. Right, so this is all about Article 126. Now let's come to Article 127. Again, it's very important. The heading talks about appointment of ad hoc judges. Ad hoc judges का मतलब ये होता है temporary, for the time being. तो आप ad hoc judges कब सुप्रीम कोर्ट में बनाओगे? कंडीशन क्या होती है? संविधान में क्लियर लिखा हुआ है किस कंडीशन में आप एड हॉक जजेस को अपॉइंट करोगे? जब सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं हो रहा. अब ये कोरम क्या होता है, कोरम कितने जजेस का होता है? दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज साइलेंट ऑन दिस. तो कितने कोरम का जजेस हर टाइम मेंटेन होना चाहिए, और अगर वो मेंटेन नहीं हो रहा तो आप एड हॉक जजेस अपॉइंट करोगे. ये टोटली सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन हो गई. राइट. तो जब भी कोरम मेंटेन नहीं हो रहा उस पर्टिकुलर सेशन के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट जो है एड हॉक जजेस को नियुक्त कर सकता है. कूल. नाउ लेट मी रीड इट.
So Article 127 says appointment of ad hoc judges. If at any time there should not be a quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court. सिर्फ यही बोला कि जब भी कोरम मेंटेन नहीं हो रहा किसी सेशन को होल्ड करने के लिए, राइट, तो कोरम क्या है, कितना है, इट्स बिन लेफ्ट अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो इस सिचुएशन में जो है एड हॉक जजेस की नियुक्ति होती है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन इनको नियुक्त करेगा. बेसिकली हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे. यू डोंट अपॉइंट एड हॉक जजेस, यू डेजिग्नेट देम. ठीक है, अपॉइंटमेंट का मतलब यह है कि पहले कोई बंदा जज नहीं था, अब आप उसको जज बना रहे हो. इस केस में क्या है, वो बंदा ऑलरेडी जज की तरह सर्व कर रहा है, लेकिन आप उसको एक एड हॉक जज का टैग भी दे रहे हो. तो यू बेसिकली डेजिग्नेट, यू डोंट अपॉइंट. ओके, सो हु डज दैट. अभी तक हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. हमने ये भी देखा है अभी आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में कि इनका जो रिमूवल है वो भी राष्ट्रपति के नाम पे होता है. But in case of an ad hoc judge, the designation, अपॉइंटमेंट वर्ड नहीं यूज करेंगे ना, तो जो एड हॉक जज को डेजिग्नेट कर रहा है वो कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है. इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो एड हॉक जज की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे उसको चूज करने की ड्यूटी, उसको सो कॉल्ड अपॉइंट करने की जो ड्यूटी है वो किसकी होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है. But you cannot say that the president has no role into it. President does have a role. तो जब भी ad hoc जज आपको अपॉइंट करने हैं तो being a CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप प्रेसिडेंट को कंसल्ट करते हो. बेसिकली आप प्रेसिडेंट का कंसेंट लेते हो कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, बहुत सारे केसेस हैं, हमारी कुछ सीट्स अभी भी वेकेंट है, बहुत ज़्यादा मल्टीट्यूड ऑफ केसेस है दैट वी आर नॉट एबल टू डू इट. हमारी इतनी स्ट्रेंथ है लेकिन अभी तक इतने जजेस भी नियुक्त नहीं हुए, तो हमें कुछ टेम्प्रेरी जजेस की आवश्यकता है ताकि हमारा काम अच्छे से चलता जाए. और प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स यूजुअली अलाउ कर देते हैं. ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो CJI है वो कुछ जजेस को एड हॉक जजेस बना देते हैं. ठीक है, और ऐसा करने के लिए वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका कंसल्टेशन लेते हैं. अब इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रोल कहाँ से आया, रोल यहाँ से आया कि जो जजेस एड हॉक जजेस बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं. वेरी सिंपल, क्योंकि अब आप सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हो तो अगर आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो आपको एड हॉक जज तो बनाएंगे नहीं, तो आपको बाहर से कहाँ से लेकर आ रहे हैं, आपको हाई कोर्ट से लेकर आ रहे हैं. तो आप उस हाई कोर्ट के जज तो ऑलरेडी हैं परमानेंटली फुल टाइम, लेकिन अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी एड हॉक फॉर द टाइम बीइंग काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको CJI ने प्रेसिडेंट से कंसेंट लेने के बाद CJI ने आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श किया और आपका नाम सुझाया गया, आपको बताया गया, आपसे कंसेंट लिया इन राइटिंग, आपने अग्री किया, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी यू आर गिविंग योर अटेंडेंस. आप कैसे अटेंड कर रहे हो, जब भी सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग्स हो रही हैं एड हॉक जजेस की, आपको आपका कैलेंडर दे दिया गया तो आप उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर रहे हैं. होप इट्स क्लियर. तो कौन एड हॉक जज बन सकता है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, दैट यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ हाई कोर्ट एंड आप सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने के लिए क्वालिफाइड हो. अब कौन सा हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप कितने साल आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, 5 साल. तो अगर आप 5 साल ऑलरेडी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं तो आपको एड हॉक जज बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में. कौन बनाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. किससे पहले कंसेंट लेगा, प्रेसिडेंट से. कंसल्ट किससे करेगा, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से. I hope I made myself clear to you. This is about ad hoc judges. Now the next, there's another category. हमने नॉर्मल जजेस सुप्रीम कोर्ट के कर लिया, हमने एक्टिंग चीफ जस्टिस कर लिया, हमने एड हॉक कर लिया. नेक्स्ट इज द रिटायर्ड जजेस. येस, यू मस्ट हैव हर्ड कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, उनको दोबारा से अपॉइंट कर लिया जाता है, उनका रीअपॉइंटमेंट हो जाता है. रीजन सेम रीजन होता है कि कोरम मेट नहीं हो रहा. कोरम का क्या मतलब है, डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट कि भैया इतने केसेस आ रहे हैं लेकिन इतने जजेस अब हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, या इतने जज छुट्टी पे हैं, या इतने जजेस बीमार हैं, या इतने जजेस की सीट वेकेंट है. तो ऐसी सिचुएशन में रिटायर्ड जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग्स के लिए बोला जा सकता है कि अब आप भी इसको अटेंड कीजिए. ठीक है, अब वो कौन कौन से जजेस हैं, कौन कौन से रिटायर्ड जजेस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है. तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट से ही रिटायर हुए हो तो भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो. अगर आप किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो तभी भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो. अगर आप फेडरल कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, फेडरल कोर्ट रिमेंबर पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये क्या था, तभी भी आप इस चीज़ के लिए यू आर क्वालिफाइड दैट यू कैन बिकम.
So that's how you also become a रीअपॉइंटेड रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कौन कौन बन सकता है? 3 कैटेगरीज हो गई हमारी. सेम प्रोसीजर अब इनके अपॉइंटमेंट का. कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. पहले किससे कंसेंट लेगा? वो प्रेसिडेंट से लेगा. राइट. सो दैट्स हाउ इट इज डन. अब ये जो रीअपॉइंटेड रिटायर्ड जजेस होते हैं, इनको वो सब प्रिविलेजेस मिलती हैं जो कि एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज को मिलती हैं. बट यू कैन नॉट कॉल देम द नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जजेस. उस लिस्ट में इनका नाम नहीं आएगा. राइट. तो इनको अपॉइंट किया जाता है कार्यभार ताकि नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जजेस में थोड़ा सा हल्का हो जाए, ताकि हाथ बटाया जा सके. बट इनका जो स्टेटस है वो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसा नहीं होगा. बट इनको वो सब अलाउंसेस और वो सब बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं. राइट. ये तो हो गया ऑल अबाउट डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. नाउ some basic things else about Supreme Court that you should know is the official language that is to be used in the Supreme Court. तो Article 348 of the Constitution, mind it, Article 348 of the Constitution कहता है कि Supreme Court में जो भी proceedings होंगी, जो भी ड्राफ्ट्स प्रेजेंट किए जाएंगे, जो भी केसेस प्रेजेंट किए जाएंगे, इट विल ऑल बी इन द लैंग्वेज इंग्लिश. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इट्स गोइंग टू बी इंग्लिश. अब हमें ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीट है वो दिल्ली में है. राइट. क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच भी है क्या? जैसे हमने सुना है कि हाई कोर्ट के डिफरेंट बेंचेस होते हैं. लाइक यूपी में जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इट्स गॉट अ बेंच इन लखनऊ ऑल्सो. सो a lot of high courts. So does the Supreme Court also have a bench elsewhere apart from Delhi? So the answer is no. पर क्या फ्यूचर में we can have a different bench of the Supreme Court? Is the Constitution somewhere talking about it? So yes, there is a probability. So अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 130 says कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो सीट है वो दिल्ली में होगी. एग्जैक्टली दिल्ली शब्द का मेंशन है. ठीक है. बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स द कैपिटल ऑल्सो. तो जो सुप्रीम कोर्ट है उस इट विल बी सीटेड इन दिल्ली. और ये भी बोलता है कि फ्यूचर में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका कोई और बेंच या इसकी कोई ब्रांच कहीं और एनीवेयर इन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया भी बना सकता है. कौन बनाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. लेकिन उसको सेम प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है. हियर द वर्ड अप्रूवल इज़ यूज्ड. सो अप्रूवल इज़ लाइक अ बिग थिंग. कंसेंट लेना, कंसल्ट करना अलग है. तो जब तक हमारे राष्ट्रपति उस चीज़ को अप्रूव नहीं करेंगे, राष्ट्रपति मतलब आर्टिकल 74 के हिसाब से मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट की कहीं पे सीट या ब्रांच नहीं बन सकती. अगर आपने सुना है इस बारे में, तो जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे KG बालाकृष्णन, उस दौरान ये मुद्दा सामने आया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच और होना ज़रूरी है. नॉट जस्ट वन, बिकॉज सी इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, द टेरिटरी इज़ लाइक ह्यूज. तो मान लो कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे या साउथ इंडिया में कहीं एक्सट्रीम में कोई ऐसा मैटर हुआ है जिसकी अपील अब उन्हें फाइल करनी है, तो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आना, सुप्रीम कोर्ट विच इज़ देयर इन दिल्ली, पीपल हैव टू लाइक लिटरली ट्रैवल अ लॉट एंड इट्स नॉट वेरी ईजी कि आप इतना दूर भागो. तो अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच मान लो एक साउथ इंडिया में होगा और अगर एक नॉर्थ में तो ऑलरेडी है, कहीं और भी होगा, तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर डिफरेंट पीपल. सो व्हेन जस्टिस KG बालाकृष्णन, हु हिमसेल्फ बिलोंग टू द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, he was the Chief Justice of India, so this proposal had come, even he initiated it, but somehow राष्ट्रपति का अनुमोदन उनको नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहीं और नहीं बना. बट यू शुड नो एज लॉ स्टूडेंट्स, एज लॉ एस्पिरेंट्स, दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 130 does have a provision that we can have a bench or a branch of the Supreme Court somewhere else in India as well. So that's all about this video. So till now we've covered from article 124 till article 130 of the constitution, wherein we talked about the establishment, appointment, removal of the Supreme Court judges and different variety of Supreme Court judges. कब president का role ज़्यादा हो जाता है, कब chief justice of India का role ज़्यादा हो जाता है. So in the upcoming videos on the Supreme Court, I'll talk about with you the jurisdiction of the court. तो उस चीज़ के लिए हम रेडी रहेंगे. बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा पार्ट 1, 2 and 3 अच्छे से देखिए, समझिए. अगर आपके पास कुछ इनपुट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिखो, नॉट द डिस्क्रिप्शन, सॉरी, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, बिकॉज आई लव टू रीड योर कमेंट्स, सो that's how even I can improve. And if you have any suggestions, do let me know. Till then, take care. Bye bye.